नमस्कार दोस्तों, RM फिशरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज़मीन के ऊपर। आपका जो फ़िश फार्म है वो ज़मीन पे ही बनता है। कई सारे लोग जो होते हैं ज़मीन ना होने के कारण अपना फ़िश फार्मिंग करियर स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके नाम पे अगर जो ज़मीन नहीं है, आपके परिवार में दूर दूर तक किसी के पास ज़मीन नहीं है जिस पे आप फ़िश फार्मिंग कर सकते हो, तो भी आप इस सेक्टर में कैसे आ सकते हैं। हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि कैसे ज़मीन को लीज़ पे लिया जाता है, किस टाइप की लीज़ होती है, क्या उसमें खर्चा आता है, जो लीज़ की ज़मीन है उसको सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको देखनी पड़ती है, और क्या ये ज़मीन लीज़ वाली, क्या इस ज़मीन पर हम प्रोजेक्ट लगाकर गवर्नमेंट सब्सिडी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के थ्रू फिश फार्मिंग से जुड़ी सारी जानकारी आपको बहुत ही सटीक मिल जाती है। तो हम चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले पॉइंट की अगर जो हम बात करें, जब हम ज़मीन लीज पे लेते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या है, आपके पास जो है मजबूरी नहीं रहेगी। किस बात की? अगर जो आपके पास पर्सनल लैंड है, खुद की ज़मीन है, भले ही वो आपके घर से 100 किलोमीटर दूर हो, 150 किलोमीटर दूर हो, आपको फार्मिंग वहीं करना पड़ेगा। इतनी दूर का आना जाना मैनेजेबल नहीं है, क्योंकि जो फिश फार्मिंग होता है वो लेबर वाला काम है, आपको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। तो लीज वाले में आपको फ्रीडम क्या है कि आप अपनी लोकेशन के, अपने घर से जितनी पास हो सके उतना पास लैंड ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो मेरा घर है, वो वहाँ से मैंने इतनी पास मान लीजिए ज़मीन देखने आया हूँ मैं, ठीक है, बहुत ही पास ये ज़मीन है, तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा कि मैं खुद चूज़ कर सकता हूँ लीज़ लेने के टाइम पे कि मैं कहाँ पे ज़मीन लूँ। हाँ, ये ज़मीन महंगी बहुत है इसकी, अगर जो मैं खरीदने की कीमत की बात करूँ, बट अगर जो मैं लीज़ पे ले रहा हूँ तो ये ज़मीन मुझे एक किराए पे मिलेगी, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि हमें हमारे घर के लोकेशन से ज़्यादा दूर नहीं जाना है लीज़ पे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास ये फ्रीडम रहेगी लीज के टाइम पे कि आप जो पैरामीटर्स होते हैं उनको देख सकते हो अच्छे से। मतलब कि आप मान लीजिए 5 ज़मीन सिलेक्ट करी है आपने, कि 5 अलग अलग लोकेशन सिलेक्ट करिए कि इसमें से एक ज़मीन मुझे लीज पे लेनी है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन रहेगा कि जो आपको वहाँ के पैरामीटर्स देखने रहते हैं ना, जैसे यार मुझे IMC करनी है, मुझे रोहू कतला करना है, लेकिन जो 4 ज़मीन है उसमें पानी रुकने नहीं वाला, लेकिन जो 5वीं ज़मीन है वो काली मिट्टी की ज़मीन है, वहाँ पे पानी अच्छे से रुक जाएगा, तो मैं रोहू कतला कर सकता हूँ। नहीं तो अगर जो खुद की ज़मीन है उसमें पथरीलापन आ गया तो वहाँ पे तो आपको पन्नी लगानी पड़ जाएगी, रोहू कतला करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपके चॉइस हो जाती है कि आप ज़मीन के पैरामीटर्स को, पानी कितना उपलब्ध है, मिट्टी की क्वालिटी कैसी है, रोड की कनेक्टिविटी कैसी है, बिजली है कि नहीं है, वो सब भी आप अच्छे से चूज़ कर सकते हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी लोकेशन, क्योंकि हमारी ज़मीन तो है नहीं, इसलिए हम लोग जब सिलेक्ट करेंगे तो एकदम पक्की ऐसी ही ज़मीन लें जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल हो आगे चल के। तो सेकेंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हम मूव करते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। अब तीसरा पॉइंट आता है कि यार हमने लैंड को आइडेंटिफाई कर लिया, ज़मीन हो गई है कि भैया ये वाली ज़मीन है, यही लीज पे लेनी है। इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें सबसे पहली बात ये देखनी है कि हमें जो लीज़ है वो कितना करवाना पड़ेगा। 3 तरीके का लीज़ होगा आपका। या तो आप जो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, आप वो एग्रीमेंट करवा लीजिए, हर 11 महीने पर रिन्यू करवा लीजिए। दूसरा तरीका होता है कि नोटराइज्ड लीज डीड बनता है, ठीक है, जो नोटरी होती है वैसे ही लीज बनता है 3 साल का, उसको बोलते हैं लीज डीड। 3 साल तक वैलिड रहता है, उसके बाद उसकी वैलिडिटी खत्म। तीसरा तरीका होता है रजिस्टर्ड लीज का, यानी कि जो रजिस्टर ऑफिस से रजिस्ट्री जैसे हम करवाते हैं, ऐसे ही एक उसी ऑफिस से लीज बनता है, रजिस्टर्ड होता है वो। 3 तरीके के लीज होते हैं। अब हम एक एक करके तीनों की बात करते हैं। पहला वाला जो है वो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मछली पालन एक ऐसी चीज़ होती है कि ज़मीन को डेवलप करने में ही आपको 3-4 महीने लग जाएंगे, और 11 महीने का एग्रीमेंट है। मान लो कल को ज़मीन मालिक ने मना कर दिया कि नहीं यार हमें नहीं करवाना, आप जाओ, उसको खुद का मन कर गया करने का, तालाब खुद गया, तो 11 महीने का एग्रीमेंट मैं एडवाइस बिल्कुल भी नहीं दूंगा आपको। दूसरा है 3 साल वाला, हाँ वो करवा सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है। अगर जो हम बात करें क्यों बेस्ट है आगे बताता हूँ मैं। 3 साल का एग्रीमेंट पक्का हो जाएगा आपका, नोटराइज होता है वो, नोटरी वाला सिस्टम रहता है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, वहाँ पे किसी भी एडवोकेट से मिलेंगे, जो नोटरी करते हैं वो लोग करवा देंगे। तीसरा एग्रीमेंट होता है रजिस्टर्ड लीज का, ये भी थोड़ा पेचीदा है। एक्चुअल में क्या होता है रजिस्टर्ड लीज में कि हमें रजिस्टर्ड लीज केवल उस ज़मीन का करवा सकते हैं जो कि कमर्शियल है, डाइवर्टेड लैंड है। हम एग्रीकल्चर, खेती वाली ज़मीन का रजिस्टर्ड लीज नहीं करवा सकते हैं। तो बहुत सारे किसान जिनकी ज़मीन होती है वो अपनी ज़मीन को कमर्शियल नहीं डाइवर्ट करवाना चाहते हैं। उनको लगता है कि मेरी यार ज़मीन एग्रीकल्चर ही रहेगी, आपको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है 3 साल की लीज़ होती है, जो लीज़ डीड बनती है, उसको आप जो है प्रीफर करिए। अब ये बात हो गई कि लीज़ कौन सी कैसी है, आपको समझ में आ गया हो कौन सी करवाने वाली है। लास्ट बात जो है
वो है सब्सिडी को लेके, कि सब्सिडी अगर जो लेनी है उसमें जो लीज लगता है वो रजिस्टर्ड लीज लगता है। तो अगर जो आप गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है उनके लिए फार्मिंग मतलब उसका लाभ भी उठाना है आपको, तब आपको उस लैंड को डाइवर्ट करके रजिस्टर्ड लीज के रूप में ही करना पड़ेगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो कि ऐसी ज़मीन जो कि फर्टाइल ज़्यादा नहीं है, जिसमें ज़्यादा उपज नहीं है, ऐसे किसान आपको आसानी से अपनी ज़मीन को डाइवर्ट करने के लिए भी अनुमति दे सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन में पहले से ही कुछ भी हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि हम किस टाइप की लीज़ उसमें कर। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि यार लैंड भी आइडेंटिफाई कर लिया, लीज का भी समझ में आ गया, बट क्या सही किराया होना चाहिए? क्योंकि क्या है ना, एग्रीकल्चर लैंड में अगर जो खेती के लिए कोई ज़मीन दे रहा है तो सस्ते में देता है। जैसे सुन लेता है मछली पालन की बात हो रही है तो बहुत महंगा चला जाता है, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि कितना किराया सही रहता है, ताकि हमारा साल भर में उससे प्रॉफिट भी तो निकलना चाहिए, क्योंकि खुद की ज़मीन है नहीं, किराया देना है, तो उसको भी वो भी जो किराया है वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट में आएगा। तो सही किराया क्या है वो मैं आपको बताऊं तो दो तरीके से चलता है। एक होता है बीघे से। अब हर जगह का बीघा अलग अलग होता है, कहीं का छोटा होता है, कहीं का बड़ा होता है, कहीं 27,000 स्क्वायर फीट का होता है, कहीं 20,000 स्क्वायर फीट का होता है, कहीं 10-12,000 स्क्वायर फीट का भी होता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एकड़ से। एक एकड़ में होते हैं 44,000 स्क्वायर फीट, यानी कि 44,000 स्क्वायर फीट। तो इसके हिसाब से अगर जो बताऊं तो पर एकड़ जो सही किराया मेरे हिसाब से है 40,000 से लेकर 60,000 70,000। उससे ज़्यादा किराया अगर जो कोई ज़मीन का मांग रहा है तो बहुत ज़्यादा मांग रहा है। वो बात ये नहीं है कि वो किराया इन टर्म्स ऑफ कि मछली पालन के हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि आपको अगर जो कमर्शियल फार्मिंग करनी है, पंगेशियस पाल रहे हो, IMC जो भी पाल रहे हो, तो प्रति क्रॉप प्रति फसल जो आपकी आय होती है मैं उसके हिसाब से किराया बता रहा हूँ। तो एक अगर जो आप 2 क्रॉप भी करते हो 80,000 है, 40,000 आपका एक क्रॉप का किराया लग रहा है तो इट्स ओके। बट अगर जो आप बहुत ज़्यादा लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जा रहा है तो बिल्कुल मत लो उस ज़मीन को, आप दूसरी ज़मीन ढूंढ लो। तो सही किराया क्या होना चाहिए? 40,000 से 60,000, ज़्यादा से ज़्यादा 70,000। अगर जो मान लीजिए बहुत ही अच्छी ज़मीन है, बहुत अच्छा पानी है, बहुत अच्छी मिट्टी है, रोड की कनेक्टिविटी अच्छी है, शहर के बहुत पास में है, तब 80,000 तक भी जा रहे हो तो इट्स ओके प्रति एकड़। बट उससे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर जो आपके पास रेट अच्छे मिल रहे हैं, जैसे आप बिहार, यूपी कहीं भी IMC पाल रहे हो, रेट अच्छे मिलता है, लाख रुपए भी एकड़ IMC में दे सकते हो। बट इससे ज़्यादा मत जाओ। धीरे धीरे करते करते मैंने इसलिए लिमिट बढ़ाई है क्योंकि हर ज़मीन का अलग अलग रेट रहता है। बट एक जो रेट है हमारा 40,000 से लेकर 60,000 70,000, इसी रेट के बीच में आप जो है अपना किराया पक्का करिए। और शुरुआत में ही किराया पक्का होता है, तो ये जरूर ध्यान दीजिए, जितना कम करवा सकते हो शुरू में ही उतना आप कम करवाइए, ताकि आपके पैसे जो हैं वो मार्जिन निकल पाए और अपने मछली पालन जो है लंबे समय तक कर पाए। सबसे लास्ट पॉइंट की अगर जो हम बात करें, जो कि सब सुनना चाहते हैं, कि अगर जो हम लीज की ज़मीन पे मछली पालन करते हैं तो क्या हमें उस पर गवर्नमेंट की जो सब्सिडी चलती हैं वो मिल पाएगी कि नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल मिल पाएगी। उस चीज़ के लिए बस कुछ शर्तें होती हैं जो सरकार ने आपके सामने रखी हैं। सबसे पहली शर्त ये है कि जो ज़मीन है आपकी वो रजिस्टर्ड लीज के होनी चाहिए। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सब्सिडी के लिए लीज रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस से 10 साल का मिनिमम एग्रीमेंट आपको करना पड़ेगा। ये 2 रिक्वायरमेंट अगर जो आप पूरी करते हैं तो आप केपेबल हैं कि आप गवर्नमेंट की सब्सिडी भी उस ज़मीन पे आपके नाम पे ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कुछ और भी सवाल हैं अगर जो लीज से जुड़े हुए तो प्लीज़ नीचे आके पूछिए, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।